closure of an attribute set. The set of all those attributes which can be functionally determined from an attribute set is called a closure of attribute set, है ना. Closure क्या होता है कि एक सेट है, पहले तो एट्रीब्यूट सेट है विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइन फ्रॉम एट्रीब्यूट सेट. तो एट्रीब्यूट सेट से जो फंक्शनली डिटरमाइन हो सकता है उसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट सेट. कीज़ क्या होती हैं? अ की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन अ गिवन रिलेशन. ठीक है, जैसे सुपर की हो गया कैंडिडेट. देखो यहाँ पे एग्जांपल टाइप्स भी दे रखे हैं. सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की. सुपर की क्या होता है? सुपर की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन अ गिवन रिलेशन. अ सुपर की मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. ठीक है, क्या बोला सुपर की के बारे में कि सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है ईच टपल यूनिकली इन अ गिवन रिलेशन, है ना. हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. और कैंडिडेट की में क्या होता है? एक तो मिनिमल एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन अ गिवन रिलेशन इज कॉल्ड कैंडिडेट की. तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमल टपल्स की मिनिमल एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की. प्राइमरी की में क्या होता है कि प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की दैट हैज़ अ डेटाबेस डिज़ाइनर सेलेक्ट्स वाइल डिज़ाइनिंग द डेटाबेस. तो प्राइमरी की एक टाइप का मतलब कैंडिडेट कीज़ में से कोई एक की उठा देना, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं. तो प्राइमरी की यार यूनिक एंड नॉट नल, तो नल नहीं होती है, यूनिक होती हैं. तो इस तरह से कुछ होता है कि सुपर की सारी की सुपर की होती हैं, सारी कैंडिडेट की सुपर की होते हैं, सारी प्राइमरी की कैंडिडेट की होती हैं, है ना. तो एक टाइप का प्राइमरी की जो होता है वो नीचे आता है, अंदर आता है. अल्टरनेट कीज़ की बात करते हैं. कैंडिडेट कीज़ दैट आर लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड और अनयूज्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज़. तो अल्टरनेट कीज़ क्या होती हैं? जो कैंडिडेट की होती हैं जो अनइम्प्लीमेंटेड रह जाती हैं या अनयूज रह जाती हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की. तो प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करके जो बाकी की बची कीज़ हैं उनको अल्टरनेट की कहते हैं. फॉरेन की जैसे एक एट्रीब्यूट है हमारा एक्स इज़ कॉल्ड अ फॉरेन की टू सम अदर एट्रीब्यूट वाई व्हेन इट्स वैल्यूज़ आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट वाई, है ना. यानी अब यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई. फॉरेन की बात जब होती है तो अगर मान लो कि एट्रीब्यूट एक्स है, उसको फॉरेन की कहना है आपको, तो एक एट्रीब्यूट है वाई के, है ना. मतलब एक एट्रीब्यूट की फॉरेन की होती है, ठीक बात. तो वाई की फॉरेन की एक्स है व्हेन इट्स वैल्यूज़ आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट वाई. तो जब एक्स की वैल्यूज़ वाई पे डिपेंड करेंगी तो वाई क्या हो जाएगा? उसकी फॉरेन की हो जाएगी. द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट वाई इज़ प्रेजेंट इज कॉल्ड द रेफरेंस रिलेशन. यानी यहाँ पे वाई को एज अ रेफरेंस लिया जा रहा है. द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट एक्स इज़ प्रेजेंट इज कॉल्ड एज द रेफरेंसिंग रिलेशन. तो जहाँ पे ऐसे रिलेशन में एक्स को क्या बोलेंगे? रेफरेंसिंग रिलेशन, जो रेफरेंस कर रहा है. वाई रेफरेंस किया जा रहा है तो रेफरेंस्ड रिलेशन. तो ये था हमारा फॉरेन की. और कंपोजिट की बात करते हैं तो प्राइमरी की कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड नॉट जस्ट अ सिंगल एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की. तो यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर होते हैं तो फिर कंपोजिट की कहलाती है. यूनिक की क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल. तो सब रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक होती है. वन असाइंड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. तो परमानेंट वैल्यू, नॉन अपडेटेबल, है ना, अपडेट नहीं कर सकते. इट मे हैव अ नल वैल्यू, इवन उसको नल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की. इन अ रिलेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा एंड बीटा होल्ड इफ two tuples having same values of attribute alpha also have same value of attribute beta. तो यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करी गई है कि अल्फ़ा गोज़ टू बी या अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स बी होल्ड्स इफ two tuples having same value of attribute alpha also have same value of attribute beta, है ना. तो एक टाइप की दोनों में एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए. टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो एक होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स गोज टू वाई इज सेट टू ट्रिवियल इफ एंड ओनली इफ वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स.
ठीक है, वाई क्या होगा, एक सबसेट होगा एक्स का. Thus, if RHS of a function dependent in a subset of LHS, then it is called trivial functional dependency. तो अगर RHS यानी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अगर सबसेट निकला सबसेट ऑफ LHS का, तो फिर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या आता है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी x गोज टू y is said to be non trivial if x is not the subset of y. मतलब thus if there exists at least one attribute in the RHS of functional dependency that is not a part of LHS, then it is called non trivial function. तो सिंपल सी बात है, अगर x के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज़ पाई गई जो कि y में ना हो, तो सबसेट कहलाने लायक नहीं रहेगा, जिस वजह से हम इसको नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कह सकते हैं. ठीक है, आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन पे. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, जैसे डिकम्पोजिशन आपको पता है क्या होता है, ब्रेक होना, डिवाइड होना. अ सिंगल रिलेशन इनटू टू और मोर सब रिलेशन, है ना, एक सिंगल रिलेशन डिवाइड कर जाता है दो या दो से ज़्यादा सब रिलेशन में, इसको डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन कहते हैं. प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाते हैं इसके, लॉसलेस डिकम्पोजिशन. तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या इंश्योर करता है कि नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस. ठीक है, लॉसलेस यानी कोई नुकसान नहीं होगा. फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन, यानी ओरिजिनल जितना रहेगा ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन उतना ही रहेगा. व्हेन द सब रिलेशंस आर जॉइंड बैक, द सेम रिलेशन इज ऑब्टेन्ड दैट वाज डिकम्पोज्ड. तो जब सब रिलेशन ज्वाइन करेंगे तो सेम रिलेशन ऑब्टेन होगा जिसको डिकम्पोज किया गया था. डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं. लॉसलेस समझ में आया, यानी एक जैसे एक रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन को डिवाइड कर दिया सब रिलेशंस में. अब सब रिलेशंस में डिवाइड करने के बाद एक बार सब रिलेशंस को आपस में जोड़ दो तो फिर से दोबारा से वही रिलेशन बन गया, यानी कुछ गुम नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, लॉसलेस रहा. अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पे आते हैं. डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इंश्योर नन ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट होल्ड ऑन द ओरिजिनल रिलेशन आर लॉस्ट. है ना, ओरिजिनल रिलेशन में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं वो लॉस्ट ना हो. सेकेंड, द सब रिलेशन स्टिल होल्ड और सेटिस्फाई द फंक्शनल डिपेंडेंसी टू द ओरिजिनल रिलेशन. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी उसके अंदर जो भी सबसेट, एक टाइप का सबसेट बनेगा उसका. टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो गया. अब यहाँ पे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है ना. कंसीडर देयर इज़ अ रिलेशन आर विच इज़ डिकम्पोज इनटू सब रिलेशंस R1 R2 Rn ऐसे करके जा रहा है. अब दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन व्हेन द जॉइंट ऑफ द सब रिलेशंस रिजल्ट इन द सेम रिलेशन R दैट वाज डिकम्पोज्ड. यानी एक टाइप के तुमने चॉकलेट खाई और खाई नहीं, सॉरी, तोड़ दी और आपस में जोड़ दी, तो एग्जैक्ट सेम साइज़ की चॉकलेट बन गई. इसका मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ, है ना. तो इसको हम बोलेंगे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, यानी जोड़ने के बाद रिलेशन जो हो वो एग्जैक्ट R बन जाए जो कि पहले था. फॉर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन वी ऑलवेज हैव R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 Rn जो होता है वो R के बराबर होता है, वेयर क्रॉस इज़ द नेचुरल जॉइंट ऑपरेशन. ठीक है, ये नेचुरल जॉइंट ऑपरेशन होता है. लॉसी जॉइंट ऑपरेशन में क्या क्या बात है भाई, कंसीडर देयर इज़ अ रिलेशन R विच इज़ डिकम्पोज्ड इनटू सब रिलेशंस R1 R2 Rn. ठीक है, एक रिलेशन है जिसको सब रिलेशंस में डिवाइड करा गया है. दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन व्हेन द जॉइंट ऑफ द सब रिलेशन डज नॉट रिजल्ट इन द सेम रिलेशन दैट वाज डिकम्पोज्ड. क्या बोल रहे हैं कि इसको लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन तभी बोलेंगे जब जॉइन करने पे इस सब रिलेशन का डज नॉट रिजल्ट इन द सेम रिलेशन, है ना. यानी कहीं ना कहीं तुमने चॉकलेट खा ली, है ना, मतलब एक बार तुमने उसको सब रिलेशन करा, मगर जब दोबारा से उसको ज्वाइन करा तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट वो नहीं बन रहा जो पहले था. तो ये हो गया हमारा लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन. लॉसी यानी लॉस हो गया. फॉर लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन वी ऑलवेज हैव, हाँ, R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 जो है वो हमारा सबसेट रहेगा R का, जहाँ पे क्रॉस इज नेचुरल जॉइंट ऑपरेशन. नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बार पूछा जाता है DBMS में, इम्पॉर्टेंट चीज़ है
In DBMS, data normalization is a process of making the database consistent by reducing the redundancy, ensuring the integrity of the data through lossless decomposition. क्या बोला कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंट. डेटाबेस को कंसिस्टेंट बना रहा है किस बेसिस पे? रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी को लॉस मतलब डेटा लॉस होने से बचाने के, इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा है ना, डेटा एक साथ अवेलेबल हो थ्रू द लॉसलेस डिकम्पोजिशन. अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स की. नॉर्मल फॉर्म्स में 1NF 2NF आता है. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि a given relation is called in first normal form if each cell of the table contains only an atomic value. ठीक है, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है. तो एक गिवन रिलेशन को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब कहेंगे? जब हर एक सेल टेबल का सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कंटेन करेगा. और एटॉमिक वैल्यूज़ मतलब इफ द एट्रीब्यूट ऑफ एवरी टपल इज ईदर सिंगल वैल्यूड और नल वैल्यूड. यानी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. एटॉमिक मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, या तो एक होगा या नल होगा. अच्छा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? अ गिवन रिलेशन इज कॉल्ड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन 1n. पहला काम होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन पहले से ही एग्जिस्ट होनी चाहिए. दूसरा, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन. तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए रिलेशन में, है ना. और ए गोज टू बी इज कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी if and only if A is a subset of some candidate key and B is not a non-primary attribute. तो ये कंडीशंस होनी चाहिए हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी की, है ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर. थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं? 3NF क्या कहता है कि a given relation is called third normal form if and only if relation already exists in 2NF, है ना. और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन होगा तो थर्ड भी माना जाएगा, है ना. और पहला केस तो ये हो गया. दूसरा है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना. जैसे ए गोज टू बी है तो इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब बोलेंगे? जब ए इज़ नॉट अ सुपर की एंड बी इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो किसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलने का मतलब क्या है? देखो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. यानी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब ए सबसेट होता है किसी कैंडिडेट की का बी का, है ना, और सॉरी कैंडिडेट की का, और बी होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी. अब ये ऐसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तब आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कह सकते हो. सेम गोज टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म. बस यहाँ पे आता है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं कि ए इज़ नॉट अ सुपर की. ए सुपर की नहीं होनी चाहिए और बी जो होती है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो यहाँ लिखा है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट. तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म. बात करते हैं बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में. गिवन रिलेशन इज कॉल्ड BCNF. BCNF से इसको बोलेंगे हम बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को. इफ़ एंड ओनली इफ़, पहला पॉइंट, रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन 3NF, जाहिर सी बात. दूसरा, फॉर ईच नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी ए गोज टू बी, ए इज सुपर की ऑफ द रिलेशन. तो दूसरा कंडीशन है कि नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए ए गोज टू बी में ए हमेशा सुपर की होना चाहिए. तो इस तरह से कुछ दिखता है कि 1F ऊपर आता है, फिर 2NF ऊपर आता है, फिर 3NF, फिर 4NF, फिर BCNF. बायोस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म. तो BCNF ट्रू होने के लिए आपको 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रू होनी पड़ेगी. ऐसे करके थर्ड ट्रू होने के लिए सेकंड के लिए फर्स्ट. तो ये था हमारा रिलेशन नॉर्मलाइजेशन. आते हैं हम ट्रांजैक्शन पे. ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क फाउंड बाय अ सेट ऑफ ऑपरेशन. क्या बोला? सिंपल भाषा में बोला कि सिंगल लॉजिक यूनिट होना चाहिए काम का. ठीक है, कौन कर रहा है? सेट पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बारे में. तो ऑपरेशंस इन ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे रीड हो गया, राइट हो गया,
एंड रीड राइट तो आपको पता होगा। तो रीड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन विल रीड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन द बफर इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बफर में वो स्टोर करके रखेगा। राइट ऑपरेशन क्या करेगा, will write the updated value of a from the buffer to the database। तो रीड ऑपरेशन ने क्या करा, सिर्फ रीड करा, ठीक है। विल रीड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन द बफर इन मेन मेमोरी। रीड करके बफर मेन मेमोरी में डाल देगा। और राइट ऑपरेशन क्या करेगा, अपडेट करेगा वैल्यू को, ठीक है, फ्रॉम द बफर टू द डेटाबेस। बफर से यूज़ करके डेटाबेस में आते। ट्रांजेक्शन स्टेट पे एक्टिव स्टेट, पार्शियल कमिटेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। फिगर देखो, है ना, एक्टिव स्टेट से फिर फेल्ड स्टेट में भी जाता है, फेलियर, रोल बैक, एबॉर्टेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट्स। तो एक्टिव स्टेट के बारे में जान लेते हैं। एक्टिव स्टेट बड़ा चल रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन होने के लिए पहला काम होता है एक्टिव स्टेट होनी चाहिए। अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इन एक्टिव स्टेट एज लॉन्ग एज इट्स इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव स्टेट में है ट्रांजेक्शन। ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन नाउ आर स्टोर्ड इन द बफर इन मेन मेमोरी। तो अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो स्टोर कहाँ होंगे, मेन मेमोरी में होंगे। अब पार्शियली कमिटेड स्टेट पे बात करते हैं। आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इट एंटर इनटू अ पार्शियली कमिटेड स्टेट, ठीक है। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी ट्रांजेक्शन की, है ना, अब पार्शियल कमिटेड स्टेट में आ गया। इफ़ आफ्टर एंटरिंग दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी पार्शियली कमिटेड। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो गई, इस स्टेट में आगे पार्शियली कमिटेड हो गई। सो इट इज़ not considered fully committed because all the changes made by the transaction are still stored in the buffer in main memory। तो ये fully committed तो नहीं कहेंगे, partially कहेंगे सिर्फ, क्योंकि all changes made by the transaction are still stored in the buffer। तो changes भी buffer में हैं अभी, है ना, committed changes buffer में ही हैं अभी, है ना। committed state में क्या होता है, all the changes made by the transaction have been successfully stored into the database। अब यहाँ पे changes database में आ गए। इट एंटर्स इनटू अ कमिटेड स्टेट, यानी अब काम हो चुका है। नाउ द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी फुली कमिटेड। फेल्ड स्टेट क्या होती है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन एक्टिव स्टेट और पार्शियली कमिटेड स्टेट एंड सम फेलियर अकर, ठीक है। देखो कमिटेड स्टेट तक पहुंचने से पहले जो भी दिक्कतें होंगी, भले ही वो एक्टिव स्टेट में हो या पार्शियल स्टेट में हो, वो हमारा फेल्ड स्टेट कहलाएगा, ड्यू टू विच इट बिकम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। देखो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट एंटर्स इनटू अ फेल्ड स्टेट। एबॉर्टरी स्टेट क्या होती है, जैसे अगर आप एक काम शुरू करते हो और अचानक से मन करता है रोक दो, है ना, जैसे डाउनलोड करते हो कोई ऐप को, उस टाइम पे अबॉर्ट कर देते हो आप, है ना। देखो आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज फेल्ड एंड एंटर्ड इनटू अ फेल्ड स्टेट ऑल द चेंजेस मेड बाय इट हैव टू बी अनडन, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे अनडन होने पड़ेंगे, उनको हटाना पड़ेगा। टू अनडू द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन इट बिकम नेसेसरी टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन। तो चेंजेस को अनडू करने के लिए रोल बैक करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ रोल बैक कम्प्लीटली इट एंटर इनटू एन अबॉर्टेड स्टेट। तो अब स्टेट कौन सी आ गई, अबॉर्टेड स्टेट आ गई, ठीक है। टर्मिनेटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं। टर्मिनेटेड स्टेट क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन के लिए लास्ट स्टेट क्या होगी, टर्मिनेटेड स्टेट होगी। आफ्टर एंटरिंग द कमिटेड स्टेट ऑफ द अबॉर्टेड स्टेट द ट्रांजेक्शन फाइनली एंटर्स इनटू अ टर्मिनेटेड स्टेट वेयर इट्स लाइफ साइकिल फाइनली कम्स टू एंड। तो यहाँ पे टर्मिनेटेड स्टेट में ट्रांजेक्शन की लाइफ साइकिल एंड हो जाती है, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और होप यू आर इन्जॉइंग द सीरीज़। कुछ भी पूछना है तो बताना, है ना। ये चैप्टर जो है ज़्यादा थ्योरी रिलेटेड है। मैं आता हूँ धीरे धीरे, टॉपिक्स हम बढ़ेंगे आगे, है ना। तो आप क्या करा करो इसमें, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी है, साथ में प्रैक्टिकल भी आएगा। फ़िलहाल तो अभी हमें लॉजिकली टर्म्स को समझना है, तो मैं अभी उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो
चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे।